तो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में डील कर रहे थे, ठीक। जिसमें से 22, 23, 24 हम लोग डील कर चुके हैं इन द लास्ट क्लास। दैट इज सेक्शन 22 में था पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 में था पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 24 में था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 25 ऑनवर्ड्स। 25 में जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं लिखता है प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पहले इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझेंगे, देन प्रैक्टिकली जब आप गवर्नमेंट का साइट जो बताया गया उसमें अगर जाएंगे तो वो क्या क्या करता है उस चीज को भी हम लोग समझेंगे, ठीक। नाउ प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन का जहां तक बात है तो सबसे पहला चीज है, कहता है कि हर व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, दैट इज ईदर इन सेक्शन 22 दैट इज पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, या सेक्शन 24 जहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है। इन दो केसेस में पर्सन्स बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब भी वो लायबल होगा तो उसको हर स्टेट में जहां पर भी उसका प्रेमाइसिस रहेगा, ठीक है, वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ही, शी और इट बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पॉइंट क्या है? लायबिलिटी अराइज होने के 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये जो लायबिलिटी अराइज कब होता है, तो जो हमने बताया था आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पहला पॉइंट? ये फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पर्संस दोज हु आर लायबल। लेकिन यहां पे कहता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर आप हैं, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस हैं तो उनके लिए कहा गया है, या फिर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उनके लिए थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है लॉ में, और कहता है कि इनके लिए जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्संस है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस है, इनको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, तो जब वो बिजनेस शुरू करेंगे उस शुरुआत करने के 5 दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन लेना है, 5 days prior to the commencement of business, ठीक है, 5 दिन पहले, क्योंकि they are not having permanent establishment in the particular state, that's why they are termed as casual taxable person or the non-resident taxable person, ठीक है। so उनका चूंकि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इसीलिए 5 दिन पहले इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक। तो ये चीज समझना पड़ेगा। अब यहां पर बताया गया है कि रूल 10 जो है जीएसटी एक्ट का, वो कहता है एप्लीकेशन इज इफ सबमिटेड विद इन 30 डेज। ये पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर 30 दिन के अंदर जब आप लायबल हुए थे उसका 30 दिन के अंदर आप अगर सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन, तो सवाल उठेगा कि आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा। क्योंकि लायबिलिटी तो हम अराइज हुआ, मान लीजिए आज अराइज हुआ और 10 दिन बाद हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है या हम अप्लाई किए, तो सवाल है कि रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट होगा वो किस दिन से इफेक्ट होगा, जिस दिन सर्टिफिकेट हमको देगा या लायबिलिटी जिसमें अराइज हुआ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो लॉ इस बात को क्लियर करता है कि अगर आपने लायबिलिटी अराइज होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो जिस दिन आप लायबल हुए थे उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, मतलब उस दिन से सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए और दिमाग में हटा लीजिए कि अगर मान लीजिए आज की तारीख है 21 मार्च 2023, आज हम लायबल हो जाते रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और हम क्या किए, हम 5 अप्रैल 2023 को अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सवाल होगा कि सर्टिफिकेट हमको ग्रांट हो रहा है 7/4/2023।
अब इस सर्टिफिकेट में मेरा रजिस्ट्रेशन डेट कब का होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या मैंने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। 30 दिन किस चीज से, जब मैं लायबल हुआ था। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या आएगा, हाँ मैंने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भले ही 7 तारीख को मिलेगा, लेकिन जो इफेक्टिव डेट है रजिस्ट्रेशन का वो आपका 21st, मतलब जिस दिन आई वाज लायबल है ना, उस दिन से हो जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यही होगा। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट और नॉट? तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि सर हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन क्या हुआ ना, ये 30 दिन वाला प्रोविजन हमको पता नहीं था सर, हम 30 दिन के बाद अप्लाई किए, तो क्या होगा सर? घबराना बात नहीं है। आप 30 दिन के बाद अगर अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अंदर क्या होगा, उस केस में जिस दिन सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो रहा है उसी दिन से वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब ये समझे बात को? अरे समझना, भूल जाओ कि पहले क्या हुआ था। हर दिन नया होता है, आज को समझ के चलना है। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं समझ में आएगा एकदम फ्रेश कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्योर पढ़ रहे हैं अंडर जीएसटी। तो इसमें सेक्शन 25 को हम लोग हिट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो बात हम लोग किए वहां तक समझ में आया होगा कि भाई आपको अप्लाई करना होगा विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू बिकम लायबल। ठीक है, एंड इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्संस एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आपको बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले अप्लाई करना होगा। द थिंग इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइज इज दैट फ्रॉम व्हिच डेट विल द रजिस्ट्रेशन बी इफेक्टिव। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी अप्लाई कर देते हैं, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद करते हैं तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा उस दिन से वो इफेक्टिव होगा। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। ये बात समझ में आना चाहिए। नाउ, अ पर्सन seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or in a territory। अब जैसे कि आपका अगर 10 जगह बिजनेस है पूरे इंडिया के अंदर, 28 स्टेट के 10 स्टेट में आपका बिजनेस है, तो हर एक स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी हो, हर एक जगह पर आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बता दिया है ना, कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं GSTIN, है ना। GSTIN नंबर जो है वो आपका क्या रहता है, पैन बेस्ड नंबर रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर के आधार पर 15 डिजिट का नंबर रहता है। तो वहां पर पैन नंबर तो बार चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, आपका स्टेट कोड चेंज हो जाएगा, है ना। और जो चेकसम नंबर है या लास्ट नंबर रहता है उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें चेंजेस रहेगा। बाकी आपका हर एक स्टेट में जहां जहां पर भी आपका बिजनेस हो रहा है, हर एक स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्लियर? नाउ ये बात आपको समझ में आ गया तो फिर बता रहा है, a person having multiple places of business in a state or in a territory may be granted a separate registration for each such place of business। तो अगर आपका एक स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहते हैं विद इन द स्टेट की मल्टीपल प्लेसेस है, आप चाहते हैं कि अलग अलग हम लें, वो भी हो सकता है। ऐसे एक स्टेट में अगर आपका डिफरेंट बिजनेसेस है तो रजिस्ट्रेशन एक तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल बिजनेसेस के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जो कि सब आपका एक ही स्टेट में सिचुएटेड है उसके लिए। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो आपका रजिस्ट्रेशन ये हुआ, एक आप कंपल्सरी लीजिएगा, दूसरा है कि आप वॉलंटरीली भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एक हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन में कि भाई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब हुआ, या मतलब सेक्शन 22 में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन या 24 में
कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, दोनों ही केस में ये प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। नाउ सेकंड थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी इच्छा से वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लेना चाहे, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट पार नहीं हुआ है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन लें, कोई रोकेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट हम बताए हैं, है ना, आपको देखना होगा हमारे प्रीवियस जो भी क्लासेस को, है ना। तो क्योंकि घर में आप जब रहेंगे तो आपको कुछ टाइम स्पेयर करना होगा कि भाई क्या चीज़ बताया गया है, लिमिटेशंस है ना, जिसको क्रॉस करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल होते हैं। चर्चा करेंगे फिर से एक बार। तो यहाँ पर एक जो लिमिट है उसको क्रॉस करने के बाद आप लायबल होते हैं। और दूसरा चीज बताया गया कि अगर लिमिट क्रॉस नहीं किया गया है, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 40 लाख रुपया लिमिट दिया गया है ना, उसको अगर क्रॉस नहीं करते और चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन ले, मतलब हम वॉलेंटरली, मतलब अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो वो रोक सकता है क्या? कोई अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहता है तो वो रोक सकेगा नहीं। तो डिपार्टमेंट भी बोलता है भाई आपको क्यों रोकेंगे, आप अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, है ना। तो आप वॉलेंटरली भी ले सकते हैं, ठीक। अब कहानी क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज पैन नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा GSTIN वो पैन बेस्ड होता है, ठीक। अब सवाल ये है कि हर किसी के पास पैन है, लेकिन नॉन रेसिडेंट पर्सन जो रहता है उसके पास पैन नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर बेसिकली इनके लिए प्रोविजन किया गया है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको वैलिड पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और उस केस में आपको नंबर जनरेट किया जाएगा। तो अदर डॉक्यूमेंट्स जो है उनका, जैसे पासपोर्ट है या कुछ है, उसके बेसिस पर उनको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। बाकी जो रेसिडेंट हैं उनके केस में ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो या पैन नंबर रखना पड़ेगा तभी उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। तो यही लिखता है यहाँ पे कि पैन इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी पर्सन। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन registration may be granted on the basis of such other documents, that is passport, as may be prescribed। इसके अलावा कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या कोई मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, इनको भी एक नंबर दिया जाएगा जिसको बोलेंगे यूनिक आइडेंटिटी नंबर, UIN कहा जाएगा। यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी पैन लेते नहीं है, इनको दिया जाएगा जो कि GST का रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। मतलब ये निकल कर आया सार का बात कि जो भी नॉन रेसिडेंट है उनके लिए पैन इज नॉट मैंडेटरी, या फिर कोई भी इस प्रकार का स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशंस है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मल्टीनेशनल, है ना, इन सब के लिए क्या है, इनको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके आधार पर वो रजिस्ट्रेशन लेंगे। नंबर कौन देता है? ये गवर्नमेंट देगी या डिपार्टमेंट है, इनकम जो GST डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है ना, हर एक का बना हुआ है। लाइकवाइज इस प्रकार से आपको ये बात में समझ में आएगा कि प्रोसीड्योर के अंदर कंपल्सरी, है ना, और क्या जो है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तीनों चीज कवर अप हो गया। मतलब यहाँ पर सेक्शन 22 या 24 में तो आ रहे हैं, या और वॉलंटरी, और बोलेंगे नहीं, एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ये तीनों आपका कवर अप हो जा रहा है इसमें, ठीक है। नाउ अब इसके बाद अगर आप अपना देखेंगे, यहाँ पर हम शेयर की होगी, है ना, मैम शेयर की होंगी, तो उसमें देखिएगा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, एक चार्ट बना हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए आपका यूज होते करना है हम लोगों को। आप आज में जरूर से कीजिएगा इस चीज को, जिसमें बताया गया है कि प्रोसीड्योर ऑफ रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए। इसमें देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, पार्ट 1 में देखिए जो बात लिखी गई है उसको हम लोग समझते हैं। Every person liable to get registered and person seeking voluntary registration shall, before applying for registration, declare his permanent account number, mobile number, email address,
state or union territory in part A of form GST REG 01 on GST common portal। आराम से समझिएगा चीज को, ये प्रैक्टिकल चीज है जो होता है ना, दैट इज कि जीएसटी का पोर्टल रहेगा, ठीक, उस पोर्टल में आप जाके आराम से देखेंगे, रजिस्ट्रेशन का आपको मिल जाएगा जगह, और उसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, 22, 24 या वॉलंटरी, किसी भी कैटेगरी में आएंगे, आपको करना क्या होगा, आपको डिटेल वहां पे डिक्लेयर करना होगा, अपना पैन डिक्लेयर करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, किस राज्य से हैं या किस यूनियन टेरिटरी से है वो, है ना, ये सब चीज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पार्ट ए में। इतना करने के बाद क्या होता है, आपका पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल का एड्रेस जो आपने दिया है, इसको वैलिडेट करेगा, ठीक है ना, वैलिडेशन होगा और एक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा और उसके थ्रू वो वैलिडेट किया जाएगा, वेरीफाई जैसे करते हैं ना, वो चीज होगा। पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डाटाबेस। अब पैन कहां से वैलिडेट होता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का डाटाबेस में आपका वो पैन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसको वो वैलिडेशन के लिए चेक कर लेते अपने आप ऑनलाइन। इसके अलावा मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंड टू इट, मतलब वही जो आपको पासवर्ड भेजेगा उससे वो वेरीफाई करेगा कि जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है या मोबाइल नंबर दिया है ये आप ही का है, ठीक। तो पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इन सब का वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा। तो पैन का वेरिफिकेशन जो सीबीडीटी डाटाबेस है उससे क्लियर किया जाएगा, तो मोबाइल नंबर और पैन ईमेल एड्रेस का जो वेरिफिकेशन है वो आपका वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल में आएगा, उससे वैलिडेट होगा। क्लियर है बात? इतना करने के बाद एक आपके पास रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जिसको बोलते हैं TRN, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और वो आपको आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। एकदम समझिए कहानी जैसा, पहला बात समझ में आ गया क्या करना है। उसके बाद फिर आपको जो TRN जनरेट हुआ इसको भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे जो आपने दिया है, ठीक। इसके बाद इस TRN नंबर का यूज आप करेंगे और आप एप्लीकेशन का जो दूसरा पार्ट है, जो पार्ट बी है, उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जो जो मांगेगा, आपका बिजनेस का डिटेल मांगेगा, सारा कुछ है। तो इतना जो डिटेल मेन जो काम है वो आप करेंगे सेकंड पार्ट में, लेकिन वो सेकंड पार्ट में पहुंचने के लिए पार्ट ए का आपको जो इंफॉर्मेशन है, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी का ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब जितना जो बताया गया है वो इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। जो भी चीज आपसे मांगेगा, है ना, वो जो ये जो आपको बताया गया है, जो नहीं बताया गया है उसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि क्या वो चीज बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना ही चीज बोला गया है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है द नंबर जो हम लोग को दिया जाएगा GSTIN नंबर वो पैन बेस्ड होगा, है ना, इसीलिए। अब देखिए आप जब भर दीजिएगा पार्ट बी जो है एप्लीकेशन का भर देंगे, यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं ना, कहीं कोई पार्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब रिसीव करेगा एप्लीकेशन, कौन रिसीव कर रहा है, डिपार्टमेंट जब रिसीव करेगा तो क्या होगा, एन एक्नॉलेजमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, एन एक्नॉलेजमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। A casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger and an acknowledgement is issued only after said deposit। अब देखिए क्या होता है, एकदम प्रोसेस को समझिएगा, है ना, कि जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ, ठीक है, वो आपको भेजा गया। अब कहानी क्या है कि इसके बाद क्या होगा, आपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भाई आपका सारा डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो गया है। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के केस में बोला गया कि आपका जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं और TRN नंबर गेट्स अ TRN फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट्स, पहले आपको बाकी फॉर्म फिलअप करने के पहले कहेगा भैया पहले आप एडवांस में टैक्स जमा करो, क्योंकि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आपका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो आप कब
रहे या भाग जाए पता नहीं चलेगा, इसीलिए आपसे एडवांस, क्योंकि देखिए आप बुरा नहीं मानिएगा, हम बताए पहले भी एडवांस टैक्स में नियत जो है ना, आदमी एक एक रुपया के लिए गड़बड़ कर लेता है, ठीक है। और ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा चीज है जो हमारे पास हमारा अस्तित्व को मेंटेन रखता है वो हमारा नियत है, कैरेक्टर। हम लोग पहले भी बताए हैं, उसको ध्यान रखिए कि हेल्थ इज वेल्थ, बोलते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट nothing is lost, if health is lost something is lost, but if character is lost everything is lost. So आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए बार बार देखिए सरकार भी क्या करता है, एडवांस में जमा करो, एडवांस में जमा करो कहता है, क्योंकि क्या उसको विश्वास नहीं लोगों पर, बिल्कुल है। लेकिन क्या होता है ना, एक गलत आदमी के कारण बाकी गड़बड़ा जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, टैक्स चोरी करने का प्रयास किया होगा, ये आदमी जन्म से बुरा नहीं होता है, परिस्थितियां कुछ लोगों का गड़बड़ी से उसको भी वही चीज करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसीलिए है ना, वो बाद में समझेंगे, है ना। अब जो बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का चूंकि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है, इसीलिए उसको बोला कि तुम पार्ट भी तभी भरोगे जब एडवांस टैक्स जमा कर दोगे, ठीक। बट इज ओनली फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा भरने के बाद में, है ना, टू द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कहाँ, इसी इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट का CBIC जो मेन मॉनिटरिंग बॉडी है, उसी के अंडर में अलग अलग अथॉरिटीज है। CBIC समझते हैं ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जैसे डायरेक्ट टैक्स जो है वो सिबिलिटी गवर्न करती है। एडवांस टैक्स कहाँ तक का जमा करें, जितना, जैसे मान लीजिए वो कितना दिन काम करेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेट बेसिस पर वो जमा करेगा, ठीक, एस्टिमेट के बेसिस पर। एडवांस टैक्स आप पढ़े हैं ना, डिटेल में भी पढ़े हैं, तो उसमें क्या एस्टिमेशन, एक साल, तो वही चीज है ना कि वो कैजुअल है, हमेशा रहेगा नहीं। मैंने जवाब दिया है तो आप तो पढ़े होंगे, ये फर्स्ट क्लास में किया था आपने, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसको कहते हैं, आपने रिवाइज कैसे नहीं किया रजिस्ट्रेशन का बात, जब हम फर्स्ट जीएसटी क्लास ले रहे थे आप थे कि नहीं थे? सर उसमें इतना लंबा नहीं है। देखिए एक्सक्यूजेस, अब वही डर लगता है मुझे, आप लोग जो गैप करने के बाद जो इतना कहानी करना शुरू करते हैं, इतना कहानी आप पढ़ के देखिए ना, पहले वाला चीज रिवाइज करके देखिए, सारा चीज आपको बताया हुआ है, लिखवाया हुआ भी है, नोट्स भी दिया हुआ है आपको, बोलिएगा तो हम आपको खंगलवा देंगे, देखिएगा दिया हुआ है, समझाया हुआ भी है। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरा दोस्त, ठीक है। सही। सो अब आगे बात करते हैं, इसमें कहता यही है कि एप्लीकेशन को आपने फॉरवर्ड कर दिया टू द प्रॉपर ऑफिसर। नाउ द प्रोसीड्यूर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज डिपिक्टेड इन पार्ट 2। तो जैसे कि पार्ट होता है ना, अलग अलग पार्ट, जैसे भाई योगेश है, बाहुबली का पार्ट 1 देखा, देखने के बाद में लास्ट में उसको बहुत गुस्सा आया, कटप्पा ने बस वही डायलॉग तक, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसके बाद से वो पूरे साल भर, जब तक कि दोबारा रिलीज नहीं हुआ उसका सीक्वल, तब तक वो एक ही टाइम खाना खाता था, क्योंकि दिमाग में हमेशा उस पर क्वेश्चन घूमता था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसीलिए बाद में पार्ट 2 रिलीज हुआ, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर भी 2 पार्ट में बटा हुआ है प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन। पार्ट 1 में जितना कहानी बताया समझ में आना चाहिए, अब पार्ट 2 में क्या कहता है ये भी आप समझिए। नाउ पार्ट 2 कहता है, प्रॉपर ऑफिसर के पास जब सब कुछ आ गया डॉक्यूमेंट्स, तो वो एग्जामिन करेगा, आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है उसको भी एग्जामिन करेगा। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर सारा डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर पाया गया विद द एप्लीकेशन दैट यू हैव सबमिटेड, 2 बातें हो सकती है, या तो पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पाया गया तो क्या होगा, तो बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम एप्लीकेशन डेट, thereby seeking clarification
इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। अगर हम पहले नकारात्मक में जा रहे हैं, ठीक, कि अगर जो भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया along with that जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया वो अगर दोनों नहीं मैच कर रहा है तो क्या करेगा डिपार्टमेंट तुरंत, प्रॉपर ऑफिसर जिसको बोल रहे हैं, वो विद इन 3 वर्किंग डेज मतलब तो संडे आकर हटा देंगे उसको, ठीक है ना। अगर सैटरडे संडे मंडे ऐसे है, संडे को हटा दीजिए, सैटरडे मंडे ट्यूसडे ऐसे देखेंगे, वर्किंग डेज बोलता है और उसमें हॉलिडेज आए तो उसको हटा देंगे ना। 3 वर्किंग डेज के अंदर वो क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए भेजेगा इंफॉर्मेशन, है ना, क्वेरी करेगा, भाई ये सब बताओ, इंफॉर्मेशन दो, ठीक है, तो हटा देंगे ना उसको भी। अगर हॉलिडे है अगर तो उसको भी हटा देंगे, लेकिन खुद फेस्टिवल बना लीजिएगा आप, क्या फेस्टिवल बना रहे हैं आज, तो नहीं होगा। नेशनल फेस्टिवल होना चाहिए, हॉलिडे होना चाहिए डिक्लेयर्ड, तभी होगा। आप हर दिन फेस्टिवल बनाते हैं, दिवाली बनाएंगे, होली बनाएंगे तो नहीं चलेगा, डिक्लेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर अब क्या होता है, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपसे इंफॉर्मेशन मांगा गया, ठीक है, अगर एप्लीकेंट है आपको फर्निश कर देता है, फर्निश करने के लिए बताया गया समय दिया गया है, बोला गया है कि जो डिपार्टमेंट है वो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपसे इंफॉर्मेशन मांगा, और जो एप्लीकेंट है वो 7 वर्किंग डेज के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर क्लेरिफिकेशन सबमिट करेगा, ठीक है। सब चीज लिखा हुआ है, हर एक चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन से 7 दिन काउंट करेंगे। तो बोला अगर कर दिया तो क्या और नहीं किया तो क्या। अगर कर दिया तो देखना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। हो सकता है ना कि आपने दे दिया जवाब, लेकिन सेटिस्फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक तो ये बात हुआ, और अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया 7 दिन के अंदर तो क्या। 2 बात, क्लैरिफिकेशन दिया उससे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हुआ तो क्या और नहीं हुआ तो क्या। अगर नहीं होता है सेटिस्फाइड या फिर क्लैरिफिकेशन जो है 7 दिन के अंदर नहीं देता है, कौन, रेस्पेक्टिव पर्सन जो रजिस्ट्रेशन चाह रहा है, तो क्या होगा। तो कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कि जब आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया या प्रॉपर ऑफिसर को क्लैरिफिकेशन मिला लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रीजंस के साथ, लिखित रीजन के साथ आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। समझ रहे? मैं एक बार रिकैप कर दूंगा जितना बता रहा हूँ। फिर से नहीं देगा मौका उसको, मौका देने के बाद ही करता है। हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था सर, वो आपको मौका ही दिया गया था, है ना। तो लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया। फिर से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, बार-बार रिक्वेस्ट करेगा तो काम क्या है, रिक्वेस्ट करने का काम। ऐसे कितने सैकड़ों हजारों, तो वो हैबिट बन जाएगा, इसीलिए वैसा नहीं, ठीक है। अब आते हैं बात कि अगर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है दे आर फाउंड इन ऑर्डर, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर जो सर्टिफिकेट है उसको ग्रांट कर देगा, ठीक है ना। 3 वर्किंग डेज के अंदर सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। सर्टिफिकेट ग्रांट करने का जो फॉर्म है वो भी जान के रखिए, काम आएगा GST REG 06। एप्लीकेशन करने के लिए क्या था, GST REG 01, ठीक है ना। ये सब आपको आगे भी हम लोग देखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा इस केस में अगर सब कुछ पाया गया सही, और दूसरा क्लैरिफिकेशन मांगा था, और अगर प्रॉपर ऑफिस सेटिस्फाइड है उस केस में भी आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा आफ्टर क्लैरिफिकेशन, वो 7 दिन के अंदर मैक्सिमम ग्रांट कर दिया जाएगा। और ऐसे जहां पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा गया, सब कुछ ठीक था, तो विद इन 3 वर्किंग डेज आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। नाउ तो ये बात आपको बताया गया है, इस चीज को ध्यान रखना है ना, कि अगर आप एक चीज समझिए, आपने सबमिट किया, ये तो बात हुआ ये सब करने का, और 3 दिन के अंदर
कोई भी तरह का न सर्टिफिकेट देता है और न ही कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए मांगा, तो क्या मानेंगे? यहाँ पर लॉ क्या कहता समझिएगा, 3 डेज था ना, तो 3 दिन के अंदर अगर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेता है कौन, प्रॉपर ऑफिसर, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया। डीम्ड रजिस्ट्रेशन है ना, डीम्ड अप्रूवल, सॉरी डीम्ड अप्रूवल मानेंगे एप्लीकेशन का कि अप्रूवल हो गया। ऐसे ही 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आफ्टर गिविंग क्लैरिफिकेशन 7 वर्किंग डेज तक अगर नहीं देता है सर्टिफिकेट, तो आप मान लेंगे कि वो अप्रूव हो गया है, वो मान लिया है। उसके बाद वो कुछ किया तो आप इसका काउंटर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ रिगार्डिंग द एंटायर थिंग। 25 का बाद तुरंत समझिएगा कि हु इज लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, एनी पर्सन हु बिकम्स लायबल either in section 22 or compulsorily, that is 24, will be required to file an application within 30 days from the date of liability। जब liability हुआ उसके 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा। और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट व्हेन यू बिकेम लायबल। लेकिन अगर आफ्टर 30 डेज अगर अप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑन व्हिच द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड। देन द प्रोसीड्योर फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड। तो उसमें कहा गया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताया गया है। ऐसे पार्ट 1 में बताया गया है कि द फर्स्ट थिंग दैट the person is required to do is to declare his or her or its PAN number, mobile number, email address, state or union territory where he resides। ये अगर जब दे देगा, the second thing that will happen that this PAN number will be validated with the data there in the CVDTs there। Then mobile number and email ID will be verified by sending a one-time password। Then जब ये वैलिडेट हो जाएगा तब एक TRN जनरेट होता है, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। उस TRN के बेसिस पर पार्ट बी जो है, पार्ट ए के अंदर इतना काम करना है और पार्ट बी के अंदर बाकी जो इंफॉर्मेशन सब भरा जाएगा। लेकिन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो TRN में आपको पहले एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने के लिए कहा जाएगा। जब आप कर दोगे तभी जाकर बाकी पार्ट बी भर पाओगे। एक बार जब आप ये भर देते हैं तो उसके बाद आप प्रॉपर ऑफिसर के पास उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं। प्रॉपर ऑफिसर फिर पार्ट बी में अपना काम शुरू करता है और वहां पर वो देखता है कि जो भी एप्लीकेशन आया है उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो इन ऑर्डर है या नहीं। अगर इन ऑर्डर रहेगा तो विद इन 3 वर्किंग डेज उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा इन GST REG 06 फॉर्म पे। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर उसको लगा कि नहीं गड़बड़ है तो वो विद इन वो सेम 3 डेज के अंदर क्वेरीज रेज कर सकता है, क्लैरिफिकेशन मांग सकता है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पर्सन और द एप्लीकेंट इस 7 दिन के अंदर। और ये जो 3 दिन के अंदर मांगा क्वेरीज, इसका रिप्लाई 7 दिन के अंदर एप्लीकेंट को देना होगा। तो या तो वो दे देगा या नहीं देगा। अगर नहीं दिया तो क्या होगा, उसका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दिया तो फिर दो बात हो सकता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उस जवाब से संतुष्ट हो या नहीं हो। अगर संतुष्ट हुआ तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा विद इन 7 वर्किंग डेज, और अगर नहीं हुआ संतुष्ट तो रिजेक्ट कर देगा। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होगा अंडर सेक्शन 25। इसके बाद एक बार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, उसके बाद आपको उस रजिस्ट्रेशन को डिस्प्ले करना है। अरे भाई मिला है, कुछ तो अचीव किए हैं, तो उसको आपको डिस्प्ले करना है ना। और आपका जो भी सर्टिफिकेट में जो नाम है बिजनेस का प्लस GSTIN नंबर, ये आपको बाहर लगाना है जहां पर आपका व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा। इसके बाद आपसे अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगता है तो वो भी आपको अवेलेबल कराना होगा। दिस थिंग यू हैव टू कैरी आउट, है ना, एज फार एज द रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर इज कंसर्न्ड इन सेक्शन 25। Am I clear? Yes. Okay. Next is the second part जो है वो है 26 में
डीम्ड रजिस्ट्रेशन का। इसमें क्या कहता है, बात को समझिएगा। द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर द SGST एक्ट और द UTGST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी a grant of registration or the unique identity number under the act subject to the condition that the application for registration or the unique identity number has not been rejected under this act। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जो आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो मिल रहा है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, किसको मिलेगा, टू द कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, है ना, या फिर जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को नहीं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस है, या फिर जो फॉरेन एजेंसीज है उनको ये चीज मिलता है, और वही चीज आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिजेक्टेड। अगर कोई ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो पैन होगा नहीं, तो उसी यूनिक आइडेंटिटी नंबर के ही बेसिस पर वही रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। इसको हम लोग डीम्ड रजिस्ट्रेशन का नाम देंगे, ठीक है। तो ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन का बात होगा, है ना, और इस सेक्शन 26 के अंदर कैरी करता है। नहीं खाए हमेशा नहीं देता है स्टार्ट। ओके, सेक्शन 27 पे हम लोग आते हैं ना। 25 बता दिया मैंने आपको, आपका काम है उसको रिवाइज करना। 26 बता दिया मैंने, अब 27 पर हम आते हैं। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। इसके लिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा बात समझ में आएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए बोलता है कि अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वन who has a registered business in some state in India but wants to effect supplies from some other state in which he is not having any fixed place of business. Such person needs to register in that state from where he seeks to supply as a casual taxable person. अगर मैं रांची में रहता हूँ जो झारखंड में स्थित है, यहाँ मेरा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुग्राम में जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, वहाँ मेरा कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है बिजनेस का। अब वहाँ पर अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उस केस में हम उस स्टेट के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि मेरा कोई भी परमानेंट बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट उस राज्य में नहीं है। मेरा इस राज्य में है, झारखंड में है, लेकिन वहां पर नहीं है। तो जिस राज्य में आप सप्लाई करना चाहते हैं और वहां पर आपका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, मतलब उसी राज्य में हम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम वही राज्य में रहकर सप्लाई करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, कश्मीरी शॉल वाला लोग जाते हैं, उनका एग्जांपल, तो उनका एस्टैब्लिशमेंट अपना तो होगा कश्मीर के अंदर, लेकिन वो लोग झारखंड में आकर मतलब बेच रहे हैं शॉल वाल, है ना, बाकी चीज, तो वो लोग यहाँ के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्संस कहलाएंगे, ठीक। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि कौन होता है। इसी तरह से नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं, तो अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वन हु इज अ फॉरेनर and occasionally wants to effect taxable supplies from any state in India, and for that he needs GST registration. कोई फॉरेनर अगर है, उसका इंडिया में कोई कहानी नहीं है, लेकिन वो इंडिया में कोई स्टेट में आकर सप्लाई करना चाहता है, तो he will be said to be a non-resident taxable person. दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, कैजुअल टैक्सेबल का और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, जिसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंतर क्या है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विद इन द कंट्री होगा और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होगा फॉरेनर होगा, फॉरेन पर्सन होगा, पर्सनल होगा, जो इंडिया में आकर कोई जगह स्टेट में सप्लाई करना चाह रहा है। Am I clear? ओके, नाउ दोनों के लिए बता क्या रहा है वो समझिएगा। दोनों के लिए जो प्रोविजन है, कहता है कि जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब्स स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन एज ऑल्सो for extension of the operation period of such casual or non-taxable persons. इन दोनों के लिए कहा गया है कि दोनों को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, इनको
यहाँ पर भारत में सप्लाई जब वो करना शुरू करेंगे उसके 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। इसके पहले केवल हम बात बोल रहे थे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, लेकिन इसमें ऐड कर लीजिएगा कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए भी यही नियम है कि सप्लाई करने के पहले मतलब बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। बाकी के लिए कितना दिन है? वेरी गुड। तो यहाँ पर 5 दिन पहले करना पड़ेगा दोनों को। इसके अलावा registration is granted to them or period of operation is extended only after they make advance deposit of estimated tax liability। पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग कैजुअल है, तो जब रजिस्ट्रेशन लेने का बात करेंगे तो बताएंगे हम लोग कितना दिन तक रहना चाहते हैं यहाँ पे और कितना तक का हम सामान बेचने का सोच रहे हैं, एस्टिमेट उसी के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अगर वो पहले एडवांस लेना पड़ेगा, इसके अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अगेन दे विल बी देयर रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सटेंडेड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स और जो बाकी पीरियड का बनता है जितना का एक्सटेंशन चाह रहे हैं वो पेमेंट करने के बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड किया जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सा चीज है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन is granted to them for the period specified in registration application or 90 days from the effective date of registration। मतलब अगर मान लीजिए कि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये 50 दिन के लिए चाहता है रजिस्ट्रेशन और ये बोले हमको तो पता नहीं है कितना लेना है ना, तो इसके केस में 50 दिन ठीक है मिल जाएगा। और इसके केस में चूंकि ये बता नहीं पा रही है तो 90 दिन का ही मिलेगा। तो 90 डेज और द नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज लोअर तक ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। मैक्सिमम 90 दिन का रजिस्ट्रेशन मिलता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एम आई क्लियर? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप टैक्सेबल सप्लाई शुरू करोगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए सेक्शन 22, 24 और इस केस में क्या होता था कि आप सप्लाई कर रहे थे, करने के बाद लायबिलिटी राइज हुआ और उसके बाद आपने अप्लाई किया। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्संस और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस जो है वो सप्लाई का काम शुरू कब करेगा? जब उसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा तभी करेगा, उसके पहले नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो इसमें हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 27 के बाद हमारा आता है 28, है ना। सेक्शन 28 का बात हम लोग करेंगे, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट में क्या बताया गया है कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज कर पाना कोई चीज को, है ना। मतलब जो भी हमको सर्टिफिकेट मिला है उसमें कुछ अगर हम चेंजेस चाहते हैं तो क्या ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बताया गया है कि चेंज इन नॉन कोर फील्ड और चेंज इन कोर फील्ड। कोर फील्ड का मतलब जो मैंडेटरी फील्ड्स है और नॉन कोर मतलब जो मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि हम लोग बात समझते हैं, एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस इन सम कोर इंफॉर्मेशन in the registration application, a taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. For changes in non-core fields, no approval of the proper officer is required, and the amendment can be effected by taxable person on his own on the common portal. जैसे बोलते हैं कि इस तरह का जो भी हम लोग चेंजेस की बात करेंगे जिसका बताया नॉन कोर फील्ड्स का, इसमें आपको प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल का दरकार नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली जो पोर्टल है ना, उसमें जाएंगे, जो जीएसटी का पोर्टल बना हुआ है उसमें वो चेंजेस को आप अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, जबकि जैसे कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं नॉन कोर फील्ड में,
जैसे इस तरह से है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कोर फील्ड्स का मतलब क्या हुआ, उसमें चेंजेस के लिए होता है मैंडेटरी फील्ड्स, और जहां पर कि आपको चेंज करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन चाहिएगा, तभी आप कर पाएंगे। और उसका अमेंडमेंट के लिए आपको 15 दिन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जैसे कोर फील्ड्स ऑफ आर द नेम्स ऑफ बिजनेस, है ना, इफ देयर इज नो चेंज इन पैन एडिशन, मतलब बिजनेस का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब आपका कोर फील्ड्स हो गया। इसको बिना अप्रूवल के आप चेंज नहीं कर सकते अपने मन से, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड है, स्टेट को ही चेंज कर दिया, आप कुछ कर दिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहले अप्रूवल लेना होगा प्रॉपर ऑफिसर का, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद बताया गया कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या जो फॉरेन एजेंसीज है, वो अगर चाहती है तो क्या करेगी, तो बोला गया कि जिनको भी यूआईएन नंबर मिला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो किसको मिलता है, जो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस और जो फॉरेन एजेंसीज है, इनको जो मिलेगा, उनको अपना सारा इंफॉर्मेशन जो है वो देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, कोई भी चेंजेस अगर होता है उसके लिए। और उस चीज का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कंप्लीटली अथॉरिटी के पास रहता है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। लेकिन जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो भी होगा, उसमें खासकर रिजेक्शन जब होगा तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना पक्ष रखने का, तभी वो रिजेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्शन नहीं होगा। दिस इज अबाउट द अमेंडमेंट। मतलब अमेंडमेंट दो तरह का, कोर फील्ड्स का, नॉन कोर फील्ड्स का। कोर फील्ड्स का अमेंडमेंट जब करेंगे तो 15 दिन के अंदर जो भी आप चेंज कर रहे हैं उसके बाद उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिना अप्रूवल के आपका चेंज मान्य नहीं है कोर फील्ड्स में, जैसे नेम ऑफ द बिजनेस एंड ऑल। जबकि नॉन कोर फील्ड्स में आप जो जीएसटी का पोर्टल है उसमें जाकर आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, दिस इज अमेंडमेंट का बात जो हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 29, दैट इज कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कैंसलेशन की जो बात हम लोग करते हैं, तो कैंसलेशन दो तरीके से हो सकता है। एक स्वेच्छा से आप खुद करवा सकते हैं कैंसिल, और एक सुओ मोटो कैंसलेशन जो होता है बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट बोलेगा कि हम कैंसिल क्यों नहीं कर दे आपका रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। एक वॉलंटरी और एक सुओ मोटो वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो जहां पर वॉलंटरी का बात आता है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन नो मोर रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए आप काम ही नहीं कर रहे हैं, ले तो लिए तब काम ही नहीं कर रहे, बिजनेस ही नहीं कर रहे, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन का डेथ हो गया हो, इंसेन हो गया हो, तो उसका लीगल एयर्स भी कैंसिल करवा सकता है, ठीक है। सुओ मोटो क्या है, जहां प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आप डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो खुद आपको बोल सकता है कि भाई आप वायलेशन कर रहे हैं, आप टैक्स इनवॉइस गलत इशू कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। हर केस में आपको प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस फॉलो करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई आप अपना पक्ष रखें। तो कैंसलेशन के लिए कैंसलेशन जो होगा उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर अपने खुद से कर सकता है या एप्लीकेशन जैसे हमने कहा उसको करेगा, और उसके बाद आपको मतलब अपॉर्चुनिटी देगा कि अपना पक्ष रखे, सो दैट कि आप बता सके। अब देखिए किन किन ग्राउंड पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका कैंसलेशन कर सकता है या सुओ मोटो। जैसे रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रावीन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस, अगर कोई प्रोविजंस है इस लॉ का उसको कंट्रावीन किया हो, या अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड्स। सेक्शन 10 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कंपोजिशन स्कीम है। अगर वो 3 consecutive टैक्स का पीरियड में टैक्सेस जमा नहीं करता है तो उसका कैंसलेशन का बात हो सकता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन other than one who is covered under section 10 has not filed return for continuous 6 months। मतलब एक तो है जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, ये कौन होता है बताएंगे, सेक्शन 10 में कवर होता है। वो अगर 3 पीरियड के लिए टैक्स नहीं दिया है तो उसका कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अदर देन सच पर्सन, अगर कोई और है तो वो अगर 6 महीना तक, है ना, या 6 कंटिन्यूअस रिटर्न नहीं देता है, 6 मंथली रिटर्न्स नहीं देता है लगातार,
तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसके बाद जो पर्सन्स वॉलंटरली रजिस्टर्ड किया था अपने आप को, वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखा देखी में इसका हम रजिस्ट्रेशन ले लिए, हम भी लेते रजिस्ट्रेशन ले लिए, लेकिन बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किए, और 6 मंथ्स तक रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 6 महीने तक हम अगर बिजनेस नहीं करते हैं तो भी डिपार्टमेंट मेरा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। क्यों झूठ मूठ का रिटर्न सबमिट कर रहे हो, कोई काम ही नहीं करते हो, तो कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड करके, जानबूझ के फ्रॉड करके ऑब्टेन किया गया था, सच्चाई को छुपा करके लिया गया था, तो भी उसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज के कारण आपका रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना, या फिर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, am I clear with these points? Yes, ठीक है, I will share the things ना। तो ये है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी होगा तो आप ये मत सोचिए कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो खत्म हो गया, वो लायबिलिटी आपका एग्जिस्ट करेगा, उसका आपको पे करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि बच गए, चलो हट, खत्म हो गया कहानी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। 29 समझ में आ रहा होगा, है ना। 30 सेक्शन, रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन या कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे हम रिवोक कर सकते हैं। तो बोला गया कि रिवोकेशन के लिए आपको बोलना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। Any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of cancellation order. जब कैंसलेशन ऑर्डर आपके पास पहुंच गया, कौन कैंसिल किया? डिपार्टमेंट कैंसिल किया, सुमोटो। उस ऑर्डर के मिलने के 30 दिन के अंदर you will have to make an application for revocation of the cancellation of such registration within 30 days। ये काम करना पड़ेगा। The proper officer may in such manner and within such period as may prescribed by order either revoke the cancellation of registration or reject। मतलब उसके पास पावर है कि वो रिवोक कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन दोनों करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई क्यों आप दोबारा से आप रिवोक करना चाहते हैं, है ना। पूरा आपका बात को सुनेगा, उसके बाद अगर वो तथ्यात्मक लगा, सेटिस्फाइड हुआ, तो उसको रिवोक कर देगा, और अगर नहीं लगा तो फिर लेकिन भाई रिजेक्शन नहीं हो सकता, आपका कैंसल्ड ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर एक बार आप समझना चाहेंगे, है ना, तो आपको आसानी से पूरा पिक्चर दिमाग में हम सेट करवाए थे, है ना। 22 से लेकर 30 तक पूरा जो आपके दिमाग में सेट होगा। मतलब लास्ट टाइम इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग जो चीज पढ़े थे, एक बार हम खाली आपको रिकैप कराते हैं जो पिक्चर प्रेजेंट करवाए थे। सबसे पहले बताए थे मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन हम लोग बताए थे बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन या एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन हम लोग बताए सेक्शन 22 में था पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट का बात बताया गया था। सेक्शन 23 में बताया गया था पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 में बताया गया था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 25 में प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन, 26 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 27 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, 28 में अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 29 में कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड 30 में है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। So like this we come to the conclusion of the topic registration। जीएसटी में सबसे पहला चीज रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप को, तो रजिस्टर्ड आप हम करवा देंगे। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट